अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खार। समाचार में सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बजट के बाद वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा कि बजट में 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति कर दी है निर्धारित, इससे रोजगार की अनेक संभावनाएं बनेंगी। CII FPO शिखर सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की शिरकत। कहा कि FPO किसानों और खरीदारों के बीच करेगा सेतु का काम। भारत से अमरूद निर्यात में 260% की वृद्धि, निर्यात बढ़कर $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंचा। दही और पनीर के निर्यात में भी 200% की वृद्धि दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति के विजन और आम बजट 2022 के साथ इसके समन्वयन पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस साल के आम बजट में घोषित PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने बजट के बाद का अपना पहला वेबिनार आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल के बजट में 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे रोजगार की अनेक संभावनाएं बनेंगी। इस के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की यह दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे देश में रोजगार की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। DPIIT वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जिस बड़े पैमाने पर हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है, उसमें PM गति शक्ति बहुत बड़ी आवश्यकता है। PM गति शक्ति के कारण अब हर कोई पूरी जानकारी के बीच अपनी योजना बना पाएगा। इससे देश के रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। साथियों, आज जिस बड़े पैमाने पर
हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है, उसमें पीएम गति शक्ति बहुत बड़ी हमारी एक आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति समन्वित तरीके से ढांचागत योजना क्रियान्वयन और निगरानी का काम करेंगी। पीएम गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक नई दिशा में काम कर सकते हैं। इससे परियोजनाओं के टाइम और कॉस्ट ओवररन में भी कमी लाई जा सकेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। ये ईज ऑफ लिविंग के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी सुधारता है। इससे सभी सेक्टर्स की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को भी शक्ति मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास को और गति देने के लिए प्राइवेट और कॉरपोरेट क्षेत्र को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ये सारे प्रयास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के इस नए युग में आपके लिए नई इकोनॉमिक संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड से, देश के प्राइवेट सेक्टर से कहूंगा कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर निवेश करें और देश के विकास में अपना गौरवशाली योगदान दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की दिशा में इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। आज भी भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का 13 से 14% तक मानी जाती है। ये अन्य देशों की तुलना में अधिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी सुधारने में पीएम गति शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए इस बजट में यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप बनाने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6 मंत्रालय के 24 डिजिटल सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के डिजिटल सिस्टम अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप काम कर रहे हैं। यूलिप के माध्यम से 6 मंत्रालयों के 24 डिजिटल सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। इससे एक राष्ट्रीय सिंगल विंडो लॉजिस्टिक पोर्टल तैयार होगा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में मदद करेगा। CII-FPO शिखर सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में छोटे किसानों की संख्या बहुत बड़ी है। FPO के माध्यम से किसान एक साथ आ सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। FPO किसानों और खरीदारों के बीच सेतु का काम करेगा। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है और हम सब जानते हैं कि जब रकबा छोटा होगा तो उसमें निवेश करना किसान के लिए तो कठिन होता ही है, कोई दूसरा व्यक्ति भी निवेश करने के लिए आगे आता नहीं है। लेकिन FPO एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत सारे छोटे किसान एक स्थान पर एकत्रित हो सकते हैं, अपनी खेती में आने वाली लागत को कम कर सकते हैं, अपने उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, सामूहिक रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, सामूहिक रूप से उपकरण खरीद सकते हैं, सामूहिक रूप से आदान खरीद सकते हैं, जिससे कि निश्चित रूप से उनके उत्पादन में लागत भी कम होगी और जो उत्पाद बनेगा
उसकी गुणवत्ता और उसका प्रकार एक अच्छा होगा और कोई भी ग्राहक उस तक पहुंच सकता है, वो ग्राहक तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार का ब्रिज एफपीओ के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो सकता है। और कोरोना के काल में भी किसानों ने रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया है और निर्यात भी बढ़ा है। दुनिया में अगर हम देखेंगे तो या तो पहले पायदान पर खड़े या दूसरे पायदान पर खड़े। कोविड जैसी महामारी के दौर में भी कृषि उत्पाद का निर्यात हम सबको उत्साहित करने वाला है। कृषि क्षेत्र ने इतनी प्रतिकूलता में भी अपनी जो प्रासंगिकता सिद्ध की, वह भी निश्चित रूप से हमको इस क्षेत्र में और अधिक ताकत से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पोस्ट बजट कॉन्क्लेव को संबोधित किया। अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022 में अगले 25 वर्षों के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य है कृषि, शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में तकनीक को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले बजट से निरंतरता बनाए रखते हुए हमारा उद्देश्य महामारी से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। और आपको बता दें कि अमरूद निर्यात में जोरदार उछाल देखा गया है। भारत से अमरूद के निर्यात में वर्ष 2013 से लेकर अब तक 260% की वृद्धि दर्ज की गई है। और अमरूद का निर्यात बढ़कर अप्रैल-जनवरी 2021-22 में 2.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। भारत से ताजे फलों के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। समस्त ताजे खाद्य पदार्थों की श्रेणी में सर्वाधिक निर्यात ताजे अंगूर का होता है। वर्ष 2020-21 के दौरान ताजे अंगूर का निर्यात कुल मिलाकर 314 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। आम का निर्यात 36 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। पान के पत्ते और मेवा का निर्यात 19 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। दही और पनीर के निर्यात में भी 200% की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 5 वर्षों से डेयरी निर्यात 10% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। और 2021-22 में भारत से 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के डेयरी उत्पादों का निर्यात किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के गौठान ग्राम कुर्द विकास खंड साजा में कृषकों के प्रक्षेत्र पर मधुमक्खी पालन कार्य किया जा रहा है। ये कार्य जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत के निर्देश अनुसार इटालियन प्रजाति की मधुमक्खी कॉलोनी की 60 मधुमक्खी पेटी में कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा द्वारा मधुमक्खी पालन कार्य संचालित किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एकता तरमकार ने बताया है कि रबी मौसम में ग्राम पातरझोरी एवं पथरी खुर्द में 20-20 एकड़ में सूरजमुखी तथा ग्राम कुर्द में 15 एकड़ में धनिया फसल से मधुमक्खी पालन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में धनिया फसल से 40 किलोग्राम शहद का निष्कासन किया गया है। सूरजमुखी की फसल में फूल आने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। वहीं तत्पश्चात सूरजमुखी फसल से भी शहद निष्कासन किया जाएगा। सूरजमुखी फसल से शहद निष्कासन हेतु इटालियन प्रजाति की मधुमक्खी कॉलोनी की 20 पेटी ग्राम पातरझोरी में एवं 20 पेटी ग्राम पथरी खुर्द में स्थापित की गई है। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत के द्वारा बताया गया है कि कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा के तकनीकी मार्गदर्शन में केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान खादी और ग्राम उद्योग आयोग पुणे से 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करके आए हैं। युवा कृषक संजय वर्मा तथा
सुंदरलाल जंघेल ने के साथ साथ हेमचंद, देवराज वर्मा, राहुल पटेल एवं जमील अंसारी मधुमक्खी पेटी तैयार कर महाविद्यालय बेमेतरा तथा रायपुर को प्रदान कर 44,000 रुपए की अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुए बेमौसम बारिश से आलू की फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया है कि जहां 13-14 बीघे में 50 से 60 कट्टा आलू निकलने का अनुमान था, तो वहीं केवल 14 से 15 कट्टा आलू निकल पा रहा है। आलू की हालत क्या है, मारा गया ना आलू, बारिश से ओले से मारा गया। दिक्कत क्या, बढ़ा नहीं आलू, पैदावार ना हुई उसकी। और क्या काम तो है ही, 20,000 रुपये बीघे का आलू लिख रहे हैं वैसे, और सही हो जाता तो 15 कट्टे का लिख रहा हुआ ज़्यादा। मैं ये आलू की खेती के किसानी का काम करता हूँ। आलू की बहुत बुरी हालत है, गुल्ली बन गई आलू की ओरे से, और काफ़ी बड़ा नुकसान है इसमें। अब 13-14 बीघे कट्टे का निकल लिया है ये, और निकलना चाहिए कम से कम ये 50, 60, 55 तक का निकल जाता है। अब ये ओले से इसमें जो है पाला ख़राब हो गया, तो इसकी बढ़वार ख़त्म हो गई, पैदा ख़त्म हो गई इसकी। आलू गुल्ली बन गया उससे, जब पाला ख़त्म हो गया तो पैदा ही ख़त्म हो गई। ऐसे मान लो जब पाला बढ़िया रहता तो इसमें जो है आलू भी फूलता बढ़ता, हमें भी 4 पैसे का बचत होती है। अब इसमें सारी नुकसान है, अब मजदूरी खुदाई ला के निकल रहे हैं इसमें। और आइए देखते हैं कि देश भर में अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या भाव रहा। साल 2021-22 के दौरान देश में बाजरे की उपज 16,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में बाजरे की पैदावार 92,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। वहीं बात बाजरे की बुआई की करें तो रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान बाजरे की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। हालांकि बीते कुछ समय से आगे चल रहे बाजरे के रकबे में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में रबी बाजरे की बुआई 18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। इसी तरह साल 2020-21 के दौरान बाजरे की बुआई का रकबा 20,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की मंगरोल मंडी में 25 फरवरी को बाजरे का भाव रहा 2,100 रुपए। 26 फरवरी को इसके भाव में 300 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और भाव हो गया 1,800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव दोनों दिन यानी 25 और 26 फरवरी को 3,050 रुपए पर बना रहा। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 25 फरवरी को बाजरे का भाव था 1,815 रुपए। 26 फरवरी को इसके सौदे 11 रुपए लुढ़क कर 1,804 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 25 फरवरी को बाजरे का भाव रहा 1,770 रुपए। 26 फरवरी को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,760 रुपए। इसी तरह राज्य की बहजोई मंडी में बाजरे के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 26 फरवरी को बाजरे का भाव 15 रुपए टूटकर 1,775 रुपए से 1,750 रुपए हो गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 के दौरान बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,250 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बाजरे की एमएसपी 2,150 रुपए प्रति क्विंटल थी। यानी बीते साल की तुलना में इस साल बाजरे की एमएसपी 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी और लाल दोनों ही रूप में किया जाता है। मिर्च में तीखापन इसमें पाए जाने वाले कैप्सेसिन के कारण होता है। भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है।
वहीं इस साल हरी मिर्च की पैदावार अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार हरी मिर्च की पैदावार 44,17,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा महज 41,19,000 टन ही रहा था। यानी हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन ज्यादा हो सकती है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर जिन मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची, वहां इसका कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। एग्मार्कनेट के अनुसार शनिवार को मंडियों में हरी मिर्च के भाव कुछ इस तरह रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में हरी मिर्च की खरीद बिना किसी बदलाव के साथ हुई। यहां दोनों दिन यानी 25 और 26 फरवरी को इसका भाव 10,500 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी 25 और 26 फरवरी को हरी मिर्च की खरीद 6,500 रुपए के स्थिर भाव पर हुई। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां 25 फरवरी को हरी मिर्च का भाव रहा 4,500 रुपए, जो कि 26 फरवरी को भी 4,500 रुपए पर टिका रहा। जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में हरी मिर्च के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 25 फरवरी को इसका भाव रहा 3,450 रुपए, जो कि 26 फरवरी को 50 रुपए बढ़कर 3,500 रुपए हो गया। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात 10% घटा है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 1,58,000 टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 8 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 16,47,802 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 18,06,659 टन का हुआ था। और मंडी भाव के बाद अब बात मौसमी खेती की, और जानते हैं कि इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। ओडिशा के लहरदार इलाके में मूंग और उड़द की कटाई जारी रखे। यहाँ के किसान टमाटर की तुड़ाई, फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई भी करते रहे। ओडिशा के उत्तर मध्य पठार क्षेत्र में रागी की रुपाई का काम करे। ओडिशा के उत्तर मध्य पठार हिस्से में मूंग की बुआई भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के मालदा जिले में आलू की खुदाई का काम करे। पश्चिम बंगाल के तटीय खाड़ी इलाके में भिंडी बोए। असम में सेम की तुड़ाई करे। असम के उत्तरी घाट वाले मैदानी हिस्से में उन्नत किस्म की धान की बुआई का काम करे। यहाँ के किसान इन दिनों उड़द और मूंग की बुआई भी कर सकते हैं। साथ ही मेघालय में बैंगन, मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च की पौध तैयार करना जारी रखे। मेघालय के किसान अदरक और हल्दी की खुदाई का काम करे। साथ ही गोभी वर्गीय फसलों की कटाई करते रहे। मिजोरम में भी अदरक की खुदाई, गोभी वर्गीय सब्जियों की कटाई और सेम की तुड़ाई का काम करे। नागालैंड के किसान कम अवधि वाली दलहनी फसलें बोए। यहाँ इन दिनों मूंग की बुआई कर सकते हैं। साथ ही हरे खाद के रूप में ढेंचा बोना उचित रहेगा। नागालैंड में बैंगन और मिर्च की नर्सरी तैयार करने का भी काम करे। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है।
अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और किसान समाचार में आप जान लेते हैं इस वक्त की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी मौजूद रहे। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने पीएम मोदी को पूरे हालात की जानकारी दी। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को सफलतापूर्वक घर वापस लाने के लिए अभियान जारी है। इस बीच 249 भारतीय नागरिकों को लेकर 5वीं उड़ान बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। यूक्रेन रूस के जारी संघर्ष के बीच यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन में युद्ध के दौरान हो रहे नरसंहार के लिए रूस को जवाबदेह ठहराए जाने की बात कही गई है। रूस को सैन्य गतिविधियों को बंद करने का आदेश देने के लिए एक तत्काल निर्णय का अनुरोध किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगले सप्ताह से ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन दोनों देश वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच ये बातचीत बेलारूस यूक्रेन सीमा पर होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बातचीत बिना किसी पूर्व शर्त के होगी। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की ज़ेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत से ये संभावना हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को नाटो नेताओं के आक्रामक बयानों और मॉस्को के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का हवाला देते हुए रूस के प्रतिरोधी बलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा है कि इससे मौजूदा स्थिति और बिगड़ सकती है। पिछले 24 घंटों में 4.90 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक के साथ भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 177.50 करोड़ से अधिक हो गया है। कोविड टीकाकरण के लिए पहचान की गई श्रेणियों के लिए 1.99 करोड़ से अधिक एहतियाती खुराक अब तक दी जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। 59,67,000 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब तक 9,73,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप कर लिया है। धर्मशाला में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत हासिल की है। रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार चौथी सीरीज में भारत ने विपक्षी टीम को क्लीन स्वीप किया है। इसके साथ ही भारत ने लगातार सबसे ज्यादा T20 जीतने के अफगानिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। भारतीय पैरा तीरंदाज पूजा जातियान ने पैरा विश्व चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पूजा विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। भारत ने इस तरह के विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर अभियान 2 रजत पदक से समाप्त किया है। FIH प्रो लीग में भारतीय महिला हॉकी टीम को पहली हार का सामना करना पड़ा है। रविवार को स्पेन ने भारतीय खिलाड़ियों को 4-3 से मात दी। भारत की ओर से पदार्पण खिलाड़ी संगीता कुमारी, सलीमा टेटे और नमिता ने गोल किया। 4 मैचों में भारत की ये पहली हार है। भारत इससे पहले चीन और ओमान को हरा चुकी है। और इसी के साथ ही किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।